मुझे पूछा मेरे शहर की चर्चा के दौरान अब इसमें कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, और उन बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं जिन्हें इससे मेरी बातों से कोई जो आहत हुए हैं, और एक वातावरण में कहीं ना कहीं चर्चा में वातावरण रहा है, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति में सोमवार को इन 3 तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने क्राइसिस मीटिंग में जो व्यवहार किया, उस पर संगठन ने तुरंत एक्शन लिया। हालांकि तब तक तो कई अटकलों का जन्म भी हो गया और कई भविष्यवाणी भी गप्पों में इधर उधर चलने लगी। उन्हीं में ये सवाल उठा कि क्या बीजेपी और सिंधिया समर्थक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी में हो रही इन ताबड़तोड़ मुलाकातों का भी कोई कनेक्शन है? आखिर 9 जून यानी बुधवार को जब सिंधिया भोपाल आएंगे तो क्या बात होगी? क्योंकि ये बात तो सामने आ ही गई है कि बीजेपी में कुछ नेता और सिंधिया समर्थक के बीच असहमति है। ये भी कहा जा सकता है कि समन्वय कम है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। एक तो कोरोना काल में मेल मुलाकातों का कम होना भी संवाद की कमी का इशारा करता है। वैसे बीजेपी इन सारी बातों को खारिज करती दिखी है। संगठन ने तो साफ कर दिया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीकमगढ़ में कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर के मैंने टीकमगढ़ के अपने सभी जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ के विधायक हैं, राकेश गिरी, उनको सबको बुलाया था, उनसे बात हुई है और सारी बातों का समाधान ठीक से निकलेगा। सच है कि बीजेपी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के मूड में नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि 9 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं। इन सब के बीच विधानसभा चुनावों और कोरोना की वजह से लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल और एमपी कैबिनेट में विस्तार का भी इंतजार है। जानकारों की माने तो मुलाकात को लेकर हवा या अफवाह को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार होल्ड पर हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्हें केंद्र में भूमिका का इंतजार है। उधर बंगाल चुनाव के बाद कैलाश विजयवर्गीय के रोल को लेकर भी मंथन चल रहा है। कयास गर्म है कि उन्हें खंडवा से उपचुनाव लड़ाकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। खैर, ये सब तो अटकलें हैं जो पिछले कुछ दिनों में होने वाली मुलाकातों और सिंधिया के संभावित दौरों की वजह से लगाई जा रही हैं। लेकिन अटकलें आभासी से कब मूर्त रूप ले लें, ये भी कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया करेंगे सब सेट। तो सिंधिया जी अब आने वाले हैं और सिंधिया जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में नाना प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये होती है कि अब चीज़ें संवाद के ज़रिए ठीक कर ली जाएंगी, बेहतर कर ली जाएंगी और चीज़ें ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगी। अभी जो रिसेंटली मसला उठा है, जिसको लेकर बुंदेलखंड के विधायक बीजेपी के भोपाल आए या बुलाए गए और बुलाने के बाद उनसे ये कहा भी गया कि आप शांति रखिए, आप इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? आपकी इस टीका टिप्पणी से बना बनाया जो माहौल है, वो परिवेश कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बनता है। और ये चुनौतीपूर्ण माहौल जिस तरह के सौहार्द की बात की जाती है, उसके कहीं ना कहीं खिलाफ जाता है। सिंधिया आएंगे तो किन मसलों पर बात होगी, किन मुद्दों पर बात होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो समन्वय की है। क्योंकि भले ही ये बात लाख कही जाए दोनों तरफ से कि समन्वय बहुत बेहतर है, कुछ ना कुछ बिंदु हमेशा ऐसे छूट ही जाते हैं जिनको बेहतर तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत होती ही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लीडर हैं बीजेपी के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही अजीत सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस हैं और युवा नेता हैं। चलिए, सबसे पहली टिप्पणी मैं लेता हूं प्रवक्ता बीजेपी। सिंधिया आएंगे सब सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, क्या कहेंगे नरेंद्र जी? देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण अभी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का किया है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक कैडर पे चलने बेस्ड पार्टी है। निश्चित रूप से ये भी है कि अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछले जो 28 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद में जो हमारे पूर्ण बहुमत हमने हासिल किया है, उसके बाद में कुछ कार्यकर्ताओं की भी
हमारे यहाँ पर जो अभी आपने जैसा दिखाया कि खटपट हुई है, कुछ बातचीत हुई है, लेकिन ये कहना कि सिंधिया समर्थक अलग है या सिंधिया कोई गुट है, ऐसा मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में सिंधिया जी स्वयं भी नहीं करते और न इस तरह की कोई बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद में सभी लोग उतने ही के समान रूप से कार्य करता है, जितने चाहे पुराने हो चाहे नए हो। अभी कोई भी जो खटपट हुई थी जिसका आपने भी बताया, उसके बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु दत्त शर्मा जी की भी आपने बाइट दिखाई थी, तो मैं समझता हूँ कि उन सब बातों का समाधान हुआ है। अब यहाँ की जो मेल मुलाकात हो रही है, उस मेल मुलाकात में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हैं, माननीय प्रभात झा जी भी हैं, तो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसी तारतम्य में सिंधिया जी भी आएंगे, सब लोगों से मुलाकात होगी और संवाद है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ समाधान भी हर बात का होता है और संवाद से ही नई योजनाएं बनती हैं, नए कार्यक्रम तय होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये देख सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसी तारतम्य में ये सब चल रहा है और उसी तारतम्य में आगे होगा। नरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि सौहार्द तो आपका बहुत बढ़िया रहा है, तो छोटी मोटी खटपट होना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना अच्छा सौहार्द है। बिल्कुल, देखिए शरद जी, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो हम जैसे कहते हैं, यदि घर परिवार में भी कहते हैं कि 4 बर्तन रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो खटपट सुनाई देगी। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ये आज 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी है और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की जो जिसको हम अनुशासनहीनता तो कदापि नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन छोटी मोटी खटपट सुनने को मिलती है और जिसका एक पारिवारिक भाव से, जिस तरह का कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी बाइट में कहा, निश्चित रूप से पारिवारिक भाव से सब लोग बैठे, सबको बुलाया गया, सबसे बातचीत हुई है और उसका समाधान है। हाँ, लेकिन ये छोटी मोटी ही रहे तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि कई बार छोटी मोटी या बर्तनों की टकराहट जो है ये कर्कश रूप भी ले लेती है, तो वो मत होने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है और इसको छोटी मोटी तक ही रहने दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस में छोटी मोटी नहीं रह गई थी, मोटी मोटी और बड़ी बड़ी हो गई थी। और यही वजह है कि आज भदौरिया जी हमारे साथ विपक्ष के कार्यकर्ता के तौर पर बैठे हैं। खैर, ये राजनीति का हिस्सा है। भदौरिया साहब, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं आता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन प्रकाश की तरफ। जी जी आदरणीय शरद जी, मैं थोड़ा इस विषय के थोड़ा पीछे जाऊंगा जी। जब सिंधिया जी के माध्यम से शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई और 28 चुनाव से पहले की तारीख में सिंधिया जी और उनके समर्थक लोगों की जिस तरीके से तूती चली, जिस क्षेत्र में भी वो रहे प्रशासनिक रूप से, निश्चित रूप से वो वन मैन शो था पूरी तरीके पर। जैसे ही 28 उपचुनाव निकले, बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, शिवराज सिंह जी सक्षम हुए, सिंधिया जी के लोगों के पर कतरने चालू हो गए। अब आप देखिएगा कि टीकमगढ़ के घटनाक्रम के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है। वहां पर जो टीकमगढ़ के कोविड-19 के प्रभारी हैं वो सुरेश राठखेड़ा जी हैं, जो कि शिवपुरी जिले के पोहरी से मंत्री हैं और सिंधिया जी के कट्टर समर्थकों में गिनती होती है। उनके सामने आदरणीय शरद जी जिम्मेदार विधायक, सत्तारूढ़ दल के, उसी दल के विधायक इल्जाम लगाते हैं कि सिंधिया जी के नाम पे यहाँ इस जिले में वसूली हो रही है। तो ये कितना गंभीर आरोप है। आप इस आरोप के पीछे, मतलब जो प्रशासनिक क्षमता है जिसमें प्रशासनिक मुखिया, उसी के सामने आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब ये आरोप नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आमने सामने की बात कही जा रही। तो ये तो बात आदरणीय शरद जी बिल्कुल वस्तुतः स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता, अच्छा गिरी साहब ने जो विधायक है टीकमगढ़ के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं शिवराज सिंह जी का आदमी हूँ। शिवराज सिंह जी कहेंगे अभी तत्काल पद त्याग दूंगा, मैं जो कुछ हूँ शिवराज सिंह जी की बदौलत हूँ, शिवराज सिंह जी के लिए हूँ। ये उनके शब्द भी थे उस वक्तव्य में। तो आप ये तो वस्तु स्थिति स्पष्ट मान लीजिए आदरणीय शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है और जो आयातित कार्यकर्ता है सिंधिया जी के साथ, उनके बीच में कहीं से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रोक लगानी तो पड़ेगी साहब, आपको भी इस पे पकड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कम से कम आपके यहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ ना बने कि जिसकी वजह से जो है कांग्रेस से और बीजेपी के मध्य कोई सेतु बने और उस सेतु पर सवारी करते हुए आप ही के लोग बीजेपी का हिस्सा बने।
तो यही एक बड़ा सवाल है कि सिंधिया जी जब आएंगे और चर्चा उनकी शुरू होगी तो किस तरह की चीज़ें सतह पर भी आएंगी और पार्टी के भीतर चर्चा का सब्जेक्ट भी बनेंगी, और किस तरह से चीज़ों का या फिर जो बिंदुओं का आदान प्रदान है वो किस तरह से होगा। नरेंद्र जी, एक छोटी टिप्पणी इस पर। जाहिर तौर पर तमाम मसलों पर बात होगी और बात तो फ़ोन पर भी होती ही होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, जब माननीय सिंधिया जी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अब भी सांसद भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो जिस तरह के वार्तालाप हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में होता है वैसा ही वार्तालाप सिंधिया जी से तमाम लोगों का वार्तालाप होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट उनकी होने वाली है, जैसा कि आपके समाचार माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष की भी उनसे मुलाकात है। तो मैं समझता हूँ कि जो वार्तालाप एक सहज भाव में लगातार निरंतर जो हमारे यहाँ पर होते रहता है, उसी तारतम्य में माननीय सिंधिया जी का भी सभी से संवाद होगा, और संवाद होगा तो निश्चित रूप से समाधान भी होंगे, और संवाद होगा तो नई बातें भी निकल के आएंगी। अब एक बात मैं जरूर लेकिन कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में सिंधिया जी को देखना चाहिए। अब कोई ऐसा विषय नहीं रह गया कि सिंधिया जी अलग है या सिंधिया कोई गुट अलग है या सिंधिया जी के लोग अलग हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। जो भी सोच है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हर कार्यकर्ता का आकलन होगा। उसमें जो माननीय सिंधिया जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी में आए वे कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वे भी शामिल हैं। तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सभी लोगों का आकलन होता है, और उसी आधार पर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। चलिए, हर्षवर्धन जी को हम देख लेते हैं, जिनकी आवाज़ आ रही है, जा रही है। जैसा कई बार हो जाता है, घर में पति की आवाज़ आ रही है, जा रही है, कई बार पत्नी की भी हो सकती है, और पार्टियों में भी कई नेता ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ आती रहती है, जाती रहती है, और ये बड़ी मुश्किल पैदा करता है। जी हर्षवर्धन जी, आप मेरा सवाल सुन पाए थे, आपकी प्रतिक्रिया हम ज़रूर नहीं सुन पाए थे। जी हर्षवर्धन जी, सुन पा रहे हैं मुझे लगता है आज का दिन जो है हर्षवर्धन जी के लिए और हमारे लिए आपस में संवाद स्थापित करने के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो मैं भदौरिया जी की एक टिप्पणी लेता हूं। भदौरिया साहब, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। किस तरह से आप देखते हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते हमारी टीम एड्रेस करने में जुटी है, हम हर्षवर्धन जी को नहीं सुन पा रहे हैं। आपने सुनी बात नरेंद्र जी की। संवाद आपके यहाँ भी बहुत मजबूत होना चाहिए, चीज़ें ठीक से आगे बढ़नी चाहिए, और इस तरह से भी होनी चाहिए कि कम से कम अब कोई बड़ा मसला, क्योंकि रिसेंटली जो विंध्य को लेकर टीका टिप्पणी आपके यहाँ हुई, उसको लेकर न कमलनाथ जी खुश हैं न टिप्पणी करने वाले खुश हैं। तो इन सारे मसलों को एड्रेस प्रॉपरली करना, और किसी की आवाज़ न कभी कम हो न कभी ज़्यादा हो, इस रेगुलेशन को भी समझना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से शब्दशः सहमत हूं शरद जी। किसी भी संगठन की मजबूती के लिए एक तो वहाँ पे आवाज़ आना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और उस सुनने के लिए, सुनने के बाद उसका निराकरण भी होना चाहिए। ये चीज़ें किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करती हैं। आपने बिंद के संदर्भ में अगर चर्चा की है तो उसमें मैं बताऊंगा कि ना तो आदरणीय कमलनाथ जी ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था, और ना आदरणीय अजय सिंह जी ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया जाके कि इस चीज़ का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। परंतु दुर्भाग्य है ये कि कुछ ऐसे लोग तैयार बैठे रहते हैं, ऐसे तत्व तैयार बैठे रहते हैं जो इन चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं, इन चीज़ों से अपने आप को हाइट देने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक निष्ठा दिखाने के बहाने अनुशासनहीनता करके अपने हाइट प्रदान होने का काम करते हैं। वो लोग बहुत जल्दबाजी होते हैं, और इन सब चीज़ों से संगठन का नुकसान होता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं संगठन से निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूं। आज निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मुझ जैसे कार्यकर्ता निश्चित रूप से आहत होते हैं ऐसे घटनाक्रम को, उसके बाद कि आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से आम जनमानस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 15 महीने के कमलनाथ जी के सुशासन को आदरणीय शरद जी आज मध्य प्रदेश की जनता याद कर रही है। और जबकि दूसरी तरफ आप देखें, चाहे वो बंगाल का पोखरण विस्फोट रहा हो,
या आपका दमोह का पोखरण के रूप में विस्फोट रहा हो, इन दोनों से भारतीय जनता पार्टी की अंतर स्थिति हिली हुई रखी है। तो ऐसे में मैं आपकी बात स्वीकार करते हुए कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी और एक एक कार्यकर्ता को बड़ा संयमित होकर एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं से सेटबैक होने में कोई समय नहीं लगता। जी नरेंद्र जी, चीज़ें निश्चित तौर पर संवाद ही वो शक्ति है जिसके जरिए चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं एक बार देख लेता हूं हर्षवर्धन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हर्षवर्धन जी आप ठीक से? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आप चलिए जी, मुझे ये बताइए कि किस तरह आप देखते हैं सिंधिया जी के इस प्रवास को, इस दौरे को, और क्या लगता है आपको कि किन चीज़ों को एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है? शरद जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भाजपा के जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश में आपस में मेल मुलाकात कर रहे हैं और इनसे कई किस्म की अटकलों को बल मिल रहा है। इस बीच सिंधिया के भी बहुत सारे समर्थक जो हैं चुनाव हार गए, जैसे कि इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया। इनको भी लगता है कि चूंकि उन्होंने बलिदान दिया है तो कहीं न कहीं शायद इनको कहीं न कहीं एकोमोडेट किया जाना चाहिए, भले ही चुनाव हार गए। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने, जो कि बीजेपी के अपने मूल डीएनए के लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं मलाईदार नियुक्तियों की राह देख रहे हैं। तो इसमें सिंधिया का आना और इससे पहले दिग्गजों की मुलाकात, ये एक लगातार एक कड़ी जुड़ती जा रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ तो आने वाले दिनों में संगठन के स्तर पे या फिर नियुक्तियों के स्तर पे बदलाव हो सकता है। ये इसका रनअप है। अब सवाल ये उठता है कि विजयवर्गीय जो हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो आज इंदौर में कह चुके हैं कि साहब शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई इस स्तर पे बदलाव नहीं होने वाला है। तो अगर ये बदलाव नहीं है फिर क्या बदलाव है? विजयवर्गीय खुद अपनी अगली जो भूमिका है उसका इंतजार कर रहे हैं। वो एक कयास ये है कि खंडवा से उनको चुनाव लड़वा के केंद्र में शामिल किया जाए, एक कयास ये है कि राज्यसभा भेजा जाए। तो ये पूरे नियुक्तियों का जो नया मामला शरद जी, उससे कुछ साफ होगा सिंधिया के आने के बाद। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि चूंकि कोविड का एक ऐसा दौर हमने अभी देखा है जो जिसने सबको बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, तो अब इसके बाद कुछ जिसको कहा जाता है कि राजनीतिक खबरों की भी ज़रूरत है, और राजनीतिक तंत्र ये जानता है कि अब कुछ दूसरे विषयों पर भी आया जाए। तो हो सकता है हमको जल्दी एक कैबिनेट रीशफल भी देखने को मिले, और इस कैबिनेट रीशफल में हो सकता है सिंधिया जी या कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे चेहरे अगर हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है उसके तार इससे कितने जुड़ते हैं, ये भी आने वाला वक्त हमको बताएगा। नरेंद्र जी, बीजेपी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एक तो कोविड की चुनौती से जूझे हैं, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक इस चुनौती ने हमको बहुत गहराई से प्रभावित किया है, भावनात्मक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और व्यवस्थाएं और इंतज़ाम करने की दृष्टि से भी। और इसी बीच में चुनाव नाम की ये जो प्रणाली है, ये हर 5 साल में परीक्षा लेने के लिए खड़ी ही होती है, और जिसमें करीब करीब 2.5 साल का वक्त हम, क्योंकि ये जून का महीना 6 महीने बीत चुके हैं 2021 के, तो ठीक 2.5 साल बचे हैं अगले चुनाव के पहले, बल्कि उससे भी थोड़ा सा आप आगे पीछे का समय देख सकते हैं। ऐसे में अब बीजेपी को किस चीज़ की आप ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे कोविड के समय में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने हमारे दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से, और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से अचानक जो हमारी पूरे देश में एक बेबाई थी, उसको संभालने का काम किया है। अब यहाँ पर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता कि कांग्रेस के प्रांतों से ये शुरू हुआ, उनमें पहले फैला, जिसमें महाराष्ट्र शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था, राजस्थान शामिल था। लेकिन देखिए, आरोप प्रत्यारोप में जो भी अभी भी हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हुई है, किस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन दे दिया। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन चीजों को भी विराम देते हुए 18+ के युवकों को भी वैक्सीन फ्री देने का काम आज घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के मामले में भी जो देश की जनता चाह रही थी, उसको
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया, केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है, तो मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन अभी और तेजी से होगा। और भारतीय जनता पार्टी देखिए सतत संवाद करने वाली, सतत विचार मंथन करने वाली पार्टी है, लगातार उसमें चलते रहता है। आपने पूछा अभी कि 2.5 साल बचा है, आगे क्या योजना, निश्चित रूप से हम तो इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि अभी हमको इस प्रदेश की जनता की 2.5 साल और सेवा करना है, तो निश्चित रूप से बहुत हमारे नेता लोग मुस्तैदी से लगे हुए इस काम में। भदौरिया साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका, बहुत जो कम वक्त है मेरे पास, 30-40 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर हर्षवर्धन जी का। देखिए आदरणीय शरद जी, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, चाहे वो केंद्र के सरकार का हो या राज्य की सरकार का, कोविड से निपटने के मामले में। जहां तक वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, उन्होंने पूरे कांग्रेस शासित राज्यों का जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। आज केंद्र सरकार सिर्फ 4.6% देशवासियों को वैक्सीन लगा पाई है केवल, जबकि दूसरे देशों की तुलना कर लेंगे 55% पर वैक्सीन लग चुके हैं दूसरे देशों में। और जहां बात कर रहे हैं, हाँ, आज खुले मन से मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय शरद जी, और अपील करूंगा कि ऐसी खुली मानसिकता आगे भी रखें जब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने सोनिया जी के आह्वान पर ही 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला, और राहुल जी के आह्वान पर ही ये वैक्सीनेशन को उन्होंने फ्री किया है आज। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप सुनिए, अगर आप पहले सुन लेते राहुल जी के ट्वीट को कि पूरी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी जाए, तो मुझे लगता है पहली वेव ही नहीं आती। दूसरी वेव के संदर्भ में विपक्ष ने आपको चेताया, अगर उस समय आप अपना दिलो दिमाग खुला रखते और अहंकार को नीचे रख के विपक्ष की बात सुनते, तो आज हो सकता है देश में जो लाखों लोग मरे हैं सेकेंड वेव से, तो वो उन लोगों का जीवन बच जाता। तो नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा, इसी तरीके से खुले मन से, खुले दिमाग से, अपने अहंकार को नीचे रख के विपक्ष जो भी सलाह दे उसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचते रहिए। हर्षवर्धन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। हर्षवर्धन जी। जी जी, जैसा कि आपने इशारा किया कि जो हश्र हुआ था कांग्रेस का, कमलनाथ सरकार का, वो हश्र भाजपा का न हो जाए। खींचतान अगर बढ़ रही है तो उसको लगाम लगाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो कुछ वाकये सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये एक हलचल थी और ये जल्दी समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको थाम लेंगे। जी, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात होगी कि खींचतान तो हर जगह होती है, बड़ा परिवार हो, कुनबा हो, पार्टी हो, लेकिन बड़ी बात यही है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। और क्या परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत बुज़ुर्ग हों, उनकी सफ़ेदी हो। भारत में सफ़ेदी का या बुज़ुर्गियत का अपना महत्व है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग लोग ही ये सारी चीज़ें थाम लें। पार्टी के कुछ चतुर सुजान ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को बहुत तेज़ी से भांपते हैं, और इन चतुर सुजानों की, यानी इन चतुर पार्टी के संगठन या शिल्पकारों की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि वो सेल्फलेस होते हैं, वो स्वार्थ से परे होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, वो किनारे खड़े होकर देखते रहते हैं कि कौन सा प्लेयर फाउल करने जा रहा है, इसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई है और ये गेंद अपने ही पाले में मार देगा। तो वो उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के किनारे ले जाते हैं, उसको समझाते हैं कि भैया पार्टी से ही आप हैं और आप पार्टी का एक छोटा हिस्सा है, अगर आपने गड़बड़ किया तो पार्टी डूब जाएगी, जो बहुत भारी कीमत होगी। कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ आती है, बीजेपी भी इसको समझ रही है, लेकिन बीजेपी कई बार उसका शरीर इतना बड़ा और उसका कद इतना बड़ा होता जा रहा है कि कई बार जब आप बहुत ऊपर और बहुत ऊपर से नीचे देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपको बहुत छोटी छोटी लगती हैं और बहुत चींटियां सी रेंगती हुई प्रतीत होती हैं ऊंचाई से, और आप कई बार उन समस्याओं का मूल्यांकन, उन चुनौतियों का मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाते। कांग्रेस की चुनौती जहां बहुत ही रॉ समस्याएं हैं, तो बीजेपी की चुनौती ये है कि वो बहुत सारी समस्याओं को शायद अभी समस्या के तौर पर देखती ही नहीं है। वक्त बताएगा दोनों पार्टियों में से कौन बेहतर सबक लेने वाली पार्टी। धन्यवाद हर्षवर्धन जी, धन्यवाद नरेंद्र जी और धन्यवाद भदौरिया। नमस्कार।